नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी को घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों हम इंडियन इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं, आप सभी के जीएस के पार्ट का। तो बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक्स के जो पिछला चैप्टर था, जो पिछला चर्चा हमारा किया गया था, हमारे द्वारा किया गया था, वो क्या था? अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। इस बात को पिछले क्लास में हमने बताया था, और आर्थिक सिद्धांत और अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए हैं, इन सब के बारे में हमने आप सभी को विस्तार के साथ बताया था। ठीक है बच्चों, आज जो हम लोगों का उसके जस्ट आगे क्लास लगा हुआ है, वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लगा हुआ है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हैं कितने टाइप के हैं, और उसमें भी उसको पढ़ने से पहले हम सभी को उत्पादन के कारक पढ़ना होगा बच्चों। क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बहुत बड़ा रोल होता है। और उत्पादन दो ही चीज का होता है, एक वस्तु का और एक सेवा का। तो उत्पादन के कारक क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अर्थात उत्पादन के साधन क्या हैं, किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए क्या आवश्यक साधन है, उसके क्या परिणाम हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, इसका हम आज विस्तार के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलें। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, या इसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और हमने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जानने से पहले हम सभी लोग क्या जानेंगे? उत्पादन के साधन। क्या जानेंगे? अगर जब हम उत्पादन के साधन जान जाएंगे बच्चों, तो हमें आगे क्षेत्र समझने में आसानी होगी। और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं, उसे कहा जाता है उत्पादन के साधन। अब यहां पर किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो कारक हैं, ये यहां पर मान लीजिए, हमने कहा था कि दुनिया में उत्पादन जो है, यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे उत्पादन के साधन। इस बात को पहले समझते हैं, और आपको इस एग्जाम में, आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे या मिलेंगे, जरा जरा उसको कैसे करना है ध्यान से समझना है बच्चों। अब हम यहां पर यह समझना चाहेंगे सबसे पहले कि उत्पादन क्या होता है। तो बच्चों, उत्पादन दो तरह से होता है, एक वस्तु का और एक सेवा का। तीसरा उत्पादन कुछ भी नहीं होता। दुनिया में केवल वस्तु और सेवा का ही उत्पादन होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता। किसका होता है? वस्तु का, और किसका होता है? सेवा का। किसका होता है? इसको कहा जाता है गुड्स, और इसको कहा जाता है। अब यहां पर हम थोड़ा बेसिक चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि सर, उत्पादन किसको कहा जाता है? जहां पर उपयोगिता का सृजन होता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। डिफाइन किया हमने शब्द को कि उत्पादन किसको कहा जाता है? जहां उपयोगिता का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। और पूरे दुनिया में दो ही चीज का उत्पादन होता है, एक वस्तु का और एक सेवा का। अब इन वस्तु आप लोग समझते हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो सब आपके क्या हैं? वस्तु हैं। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर क्या है? चिकित्सा का काम करता है, तो चिकित्सा डॉक्टर भी सेवा है। वकील क्या है? वो भी सेवा दे रहा है। पुलिस क्या है? वो भी सेवा दे रहा है।
तो बच्चों सेवा बैंक है, सेवा दे रही है। तो इसी तरह से वस्तु और सेवा दो ही चीज का उत्पादन करके लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि पिछले क्लास में ये बताया था कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो कहा था कि अर्थ प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है, धन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और यहां पर आपने उत्पादन का साधन जो बताने का टारगेट है आपका, क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हम उत्पादन ही नहीं जानेंगे तो उपभोग कैसे करेंगे, और उपभोग करना होगा तो विनिमय भी जानना होगा, और जब विनिमय कैसे किया जाएगा तो उसके लिए वितरण भी जानना होगा, और वितरण करने के लिए फिर राजस्व भी जानना होगा। और यही खेल है इकोनॉमिक्स का। तो जब सारी चीजें हम जान जाते हैं तब हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर वस्तु और सेवा दो ही चीज का उत्पादन हो रहा है। वस्तु आप समझ गए, सेवा भी आप समझ गए। अब बात यह आती है कि किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए अब इन वस्तु और सेवा दोनों को उत्पादित करने के लिए क्या साधन होने चाहिए, किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है? तो बच्चों किन किन साधनों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला जो साधन है वो है पूंजी। क्या है? पूंजी। दूसरा क्या है? पूंजी के बाद क्या है सर? भूमि। अब यहीं पे समझना है बच्चों। और तीसरा चीज क्या है? श्रम। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज इसमें है आपका उद्यमशीलता। उद्यमशीलता। बच्चों अब एक एक चीज का हम सेंस समझेंगे कि सर आप बता क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, और उस पढ़ाने का पर्पज क्या है, और यहां से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तीनों चीज को फोकस करते हुए हमें आगे चलना है। तो सबसे पहले हमसे अगर कोई पूछे कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे बच्चों को उत्पादन के साधन पढ़ा रहे हैं। कहेंगे ये क्या होता है, तो कह दीजिए कि किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जिन जिन साधनों की जरूरत पड़ती है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं, या उत्पादन के कारक कहते हैं, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब उत्पादन क्या होता है, तो आपने कहा कि जहां पर उपयोगिता का सृजन होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। और उत्पादन पूरी दुनिया में आपने बताया कि दो ही चीजों का होता है, या तो वस्तु का होता है या सेवा का होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं साधन कैसे हैं। किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो साधन है वो पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमशीलता। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूंजी। आज आप बताओ कि मैं सतीश तिवारी हूं और ये आज सोच रहा हूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और हम सोचते हैं कि हम कोई अपना प्रोडक्शन करें, कोई फैक्ट्री डालें, कोई कंपनी डालें। और फैक्ट्री कंपनी का डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों? अपने दिल से बताओ कि क्या चाहिए। सबसे पहले पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे भाई सबसे पहले हमें पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए तभी हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर पाएंगे, किसी भी वस्तु का क्या कर सकेंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे। दूसरी चीज, हमें भूमि होनी चाहिए हमारे पास। भूमि का मतलब है हम जो वस्तु का उत्पादन करेंगे उसके लिए जगह होना चाहिए कि नहीं भाई? रूम वूम होना चाहिए कि नहीं भाई? तो जब स्थान प्लेस होगा तभी तो किसी चीज का हम उत्पादन करेंगे। और तीसरी चीज क्या है? श्रम। हम अकेले तो उत्पादन कर नहीं पाएंगे भाई, तो उसके लिए लोगों की आवश्यकता होगी कि नहीं? और लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि लोगों के श्रम की आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता होगी? लोगों के श्रम की आवश्यकता होगी। तो जब श्रम तभी की कराया जा सकेगा जब लोग होंगे, और लोगों से क्या कराया जाएगा? श्रम लिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है चौथा, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का शाब्दिक अर्थ होता है जो
उद्यमी हो। और उद्यमी का मतलब होता है बच्चों यहां पर अर्थशास्त्र की भाषा में जोखिम लेने वाला। क्या होता है? जोखिम लेना ही उद्यमशीलता है। अगर ये बताओ बच्चों कि हम अगर हमारे पास पूंजी भी हो, भूमि भी हो, श्रम भी हो और हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते, हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहते, तो इन सब का कोई मतलब होगा क्या मेरे भाई? इन सब का कोई भी मतलब नहीं होगा। बस जियो, खाओ, पड़े रहो, चले जाओ। लेकिन इन सभी का प्रयोग तभी किया जाए, तब करते हैं जब हम कुछ रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए उद्यमशीलता को संगठन भी कहा जाता है, साहसी भी कहा जाता है, जोखिम लेने वाला भी कहा जाता है। साहसी कहें या संगठन कहें या जोखिम लेने वाला कहें, क्या कहें? जोखिम लेने वाला, जोखिम लेने वाला कहें। ये तीनों चीज एक ही है। उद्यमशीलता को साहसी भी कहा जाता है, संगठन भी कहा जाता है और जोखिम लेने वाला भी कहा जाता है। क्यों सर इसको जोखिम लेने वाला कहा जाता है? इसलिए बच्चों कि हम अपना पूंजी भी लगा रहे हैं, भूमि भी लगा रहे हैं, श्रम भी लगा रहे हैं और मार्कर का उत्पादन कर रहे हैं। पता नहीं मार्कर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पता नहीं बच्चों मार्कर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और ये बताइए कि जब नहीं बिकता तो हमें हानि होगा और जब बिकता है तो हमें लाभ होगा। इसलिए उद्यमशीलता क्यों जोखिम लेता है? तो आपका उत्तर क्या क्या होगा? लाभ के लिए। क्या? किस चीज के लिए? लाभ के लिए। तो अब हम आपके लिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे जरा उसको समझाएंगे। जरा देखिए बच्चों, एक तरफ आप ये समझो कि साधन है, वो वस्तु के उत्पादित करने के लिए साधन। उत्पादन के लिए जो साधन होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए? हमने बताया पूंजी, पूंजी, भूमि, भूमि, श्रम। दुनिया में किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए इन चार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चार के अलावा कोई परीक्षा में ऑप्शन है तो आप उसको गलत कहेंगे। ठीक है मेरे भाई? उद्यमशीलता, क्या कहेंगे? उद्यमशीलता। ये आपके उत्पादन के साधन हैं। क्या है मेरे भाई? उत्पादन के साधन। ये आप यहां पर कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन है। अब यहां पर पूंजी हो गया, भूमि हो गया, श्रम हो गया, उद्यमशीलता हो गया। ये क्या था? उत्पादन के साधन। यहां पर हम लिख दे रहे हैं साधन क्या है। साधन भूमि हो गया और यहां पर आपका था पूंजी। क्या था? पूंजी। और ये क्या है? चारों आपके वस्तु के उत्पादन के साधन। यहां पर लिखेंगे उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। क्या है? उत्पादन के साधन। अब परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उत्पादन के साधन होते हैं तो आप क्या कहेंगे? पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यमशीलता। इन चारों में से कोई एक हटा करके गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको छांटना होगा, या कोई ए भी दिया रहेगा, कोई एक गलत ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये चारों पता रहेगा तो आप आंसर टिक कर सकेंगे। पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यमशीलता।
और ये वस्तु के क्या है, का उत्पादन करने के कारक हैं, साधन हैं, फैक्टर हैं। अब अगर इन वस्तुओं का अगर उत्पादन में जब हम प्रयोग करते हैं, उत्पादन में प्रयोग करते हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले हमने क्या बताया था, पूंजी। अब हम पूंजी का परिणाम देखेंगे। क्या देखेंगे, परिणाम। परिणाम देखेंगे। और परिणाम में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पूंजी के बदले क्या मिलता है, भूमि के बदले क्या देना होता है, श्रम के बदले क्या देना होता है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, हम पेन का उत्पादन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए बच्चों, पूंजी चाहिए। तो पूंजी हम कहां से लाएंगे, या तो घर वालों से लेंगे, घर वाले हो सकता है कि थोड़ा बहुत दे या ना दे, तो हम कहां जाएंगे, बैंक जाएंगे बच्चों। और बैंक से जब हम ऋण लेंगे, तो बैंक जब हमें ऋण देगी, तो पूंजी के बदले हम क्या लगाएंगे, देना पड़ेगा उसको, हमें ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई। तो हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज, इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया। और उसके बाद भूमि, भूमि के बदले हमें क्या देना होगा, जब हम भूमि या किराया पर लेंगे, या कोई कमरा किराए पे लेंगे, जगह किराए पे लेंगे, तो भूमि के बदले हमें क्या चुकाना होगा, रेंट। क्या चुकाना होगा, रेंट, जिसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, किराया। क्या कहेंगे, किराया। और तीसरा होगा श्रम। और श्रम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी का श्रम, किसी से हम श्रम ले रहे हैं, तो श्रम के बदले हमें उसे क्या चुकाना होगा, मजदूरी। क्या चुकाना होगा, मजदूरी चुकाना होगा। और उसके बाद उद्यमशीलता। उद्यमशीलता, क्यों कोई भी रिस्क लेना चाहेगा, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहेगा, तो मेरे भाई आपका आंसर होना चाहिए लाभ के लिए। किसके लिए, लाभ के लिए। तो अगर मेरे भाई परीक्षा में पूछ लिया गया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए किन किन साधनों की जरूरत होती है, तो पूंजी की जरूरत, भूमि की जरूरत, श्रम की जरूरत, उद्यमशीलता की जरूरत। अच्छा, अब परीक्षा में पूछ लेगा कि पूंजी का प्रतिफल क्या होता है। इसको प्रतिफल भी कह सकते हैं मेरे भाई, परिणाम को प्रतिफल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिफल भी कह सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पूंजी पर क्या देना पड़ता है, ब्याज। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूंजी का प्रतिफल होता है, या किराए, भूमि का प्रतिफल होता है, श्रम का प्रतिफल होता है। खासकर एसएससी वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उठा के देख लीजिएगा मेरे भाई। और उद्यमशीलता, क्यों उद्यमी बनना चाहेगा, तो आप उत्तर क्या देंगे, लाभ। तो आपसे उत्पादन के साधन और उत्पादन के साधन के परिणाम या प्रतिफल क्या हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब मैं ये समझता हूं कि आज जो भारत की स्थिति बनी हुई है, आप सभी लोग देखते हैं कि दुनिया का 5वां इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा रैंक है, 5वां रैंक है। किसके हिसाब से, जीडीपी। जीडीपी रैंक के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान मेरे भाई 5वां है। सर, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। तो सर 5 से पहले कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, आप लोग सुने होंगे यूएसए, अमेरिका सुना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा सुना होगा चीन, तीसरा सुना होगा जर्मनी, चौथा सुना होगा जापान। ये 4 देश हैं जो कि जीडीपी के आधार पर भारत से अच्छी स्थिति में हैं। और चौथे के बाद 5वां स्थिति किसका है मेरे भाई, भारत का है। किसका है, भारत का। और उस 5वीं इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे हो, और यह कहा गया है
कि आज आप देख रहे हो कि 2024-25 में भारत पांचवी रैंकिंग में है, और यही 2014 में भारत का रैंक जो था मेरे भाई वो 10वें नंबर पे था, और आज भारत की स्थिति 5वें नंबर पे है। तो भारत कहीं ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई? कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि भारत को $50 ट्रिलियन, अगर भारत को विकसित देश बनना है तो विकास दर जो है इस समय जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो 8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8% होना चाहिए। और जब 8, वर्तमान में अनुमान क्या लगाया गया है? 6.4 का, 6.4% का क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है कि भारत इस विकास दर को प्राप्त करेगा मेरे भाई। तो आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था आप पढ़ रहे हैं, और 5वीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। अब उस क्षेत्र से पहले हमने उत्पादन के साधन पढ़ा, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और वितरण का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि इकोनॉमी में जब हम ये नहीं जानेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, विनिमय क्या होता है, वितरण क्या होता है, राजस्व क्या होता है, तब तक पढ़ने में बच्चों मन नहीं लगेगा। इसलिए जब छोटी छोटी बातें हमें समझ में आती है ना, तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता जाता है। जब बातें समझ में नहीं आती तो या तो नींद आएगा या तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं दिमाग ऑटोमेटिक भटक जाएगा। क्योंकि जैसे ही मशीन पर अगर एक्स्ट्रा लोड डाला गया तो मशीन रुक जाती है, उसी तरीके से जब दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे ना तो दिमाग भी खिसक जाएगा या इधर उधर भटकेगा। इसलिए बच्चों शब्दों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी प्रयास करना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक हो जाता है, तो कोई भी एग्जाम तो आसानी से निकलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। और अनावश्यक चीज पढ़ने से बचे मेरे भाई। बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं विद्यार्थी, लेकिन परीक्षा में बहुत सीधा साधा क्वेश्चन पूछता है, और सीधा साधा में अगर थोड़ा सा आपका सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई रहा तो आप कर ले जाओगे। बहुत हौवा बना के पढ़ोगे तो मेरे भाई नहीं होगा, ये बात मान के चलिए मेरे भाई। तो यहां पर उत्पादन के साधन पढ़ा। अब हम बच्चों चल रहे हैं उत्पादन के क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। आइए अब हम असल में स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब जरा देखते हैं क्या होता है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। आप सभी को यह बात तो पता है ना कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। आर्थिक गतिविधियों का जब व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का जब व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। जो कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एक विषय है, और व्यवहार क्या है? अर्थव्यवस्था है। यानी व्यवहार किसको कहते हैं? जब हम प्रयोग में लाते हैं। और सिद्धांत किसको कहा जाता था? जब थ्योरी लेते हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट, सिद्धांत वाला पार्ट अर्थशास्त्र, और व्यवहार वाला पार्ट अर्थव्यवस्था। और सबसे पहले हम पढ़ने क्या चल रहे हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जानते हैं, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की परिभाषा हमने क्लियर करा दी थी, क्या है अच्छी तरह समझा भी दिया था। एक लाइन में और लिख लीजिए मेरे भाई, क्या अर्थव्यवस्था क्या होता है, फिर तुरंत चलते हैं क्षेत्र पर। ठीक है, तो जल्दी से सर बता दीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। यहीं से एक्चुअल स्टार्टिंग होती है इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक लाइन में परिभाषा लिखिएगा सर, और वो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। जरा देखें अर्थव्यवस्था क्या होता है, हम परिभाषित कर रहे हैं एक लाइन में जो सरल भाषा में समझ में आ जाए। क्या परिभाषित कर रहे हैं देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है?
अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था मेरे भाई, अर्थव्यवस्था उस विधि, उस विधि या उस विधि या ढंग को कहते हैं, ढंग को कहते हैं, उस ढंग को कहते हैं जिससे, जिससे जीविका प्राप्त किया जाता है, जिससे, जिससे, जिससे जीविका प्राप्त किया जाता है, जीविका प्राप्त किया जाता है। या इसी को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में जीविका प्राप्त करने के ढंग को, जीविका प्राप्त करने के ढंग को, प्राप्त करने के ढंग को अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था उस विधि या ढंग को कहते हैं जिससे जीविका प्राप्त करते हैं, जिससे लोग जीविका प्राप्त करते हैं, जिससे लोग जीविका, जीविका मतलब जीने के लिए वही आर्थिक क्रिया। इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन है, ये भी कह सकते हैं मेरे भाई। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, या अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन है, व्यवहारिक अध्ययन है। क्या है? आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन है। अब क्षेत्र में चलते हैं। कहां चलते हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, क्षेत्र मुख्यतः 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं बच्चों? क्षेत्र। तो क्षेत्र मुख्यतः कितने टाइप के हैं? आपसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन या कोई पूछता है कि ये बताओ अर्थव्यवस्था को क्षेत्र में कितने क्षेत्रों में बांटा है, तो आप ये कहेंगे मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से सर? अब यहां पर देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। क्या आता है मेरे भाई? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? अगर आपसे कोई पूछ ले प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, परीक्षा में पूछ लिया क्या आता है,
तो कृषि आता है। अब फंसेगा मामला कहां, जरा देखेंगे आगे हम। कृषि और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है सर? द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। क्या आता है? उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सेवा। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है सेवा। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग और टर्सरी सेक्टर में सेवा। सर क्या मुख्यतः तीन ही क्षेत्र में बांटा गया है और कोई क्षेत्र नहीं है? है मेरे भाई। आधुनिक अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अगर पूछ लिया परीक्षा में, नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राइमरी, द्वितीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, समझ लिया बच्चों। चतुर्थक क्षेत्र में, चतुर्थक क्षेत्र में कौन क्या आता है? तो शोध संस्थाएं आती हैं, वैज्ञानिक लोग आते हैं, प्रोफेसर लोग आते हैं। उसके बाद पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है सर? तो नीति निर्माता लोग आते हैं। बड़े बड़े जो प्रबंधक हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो किस में आते हैं? अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र में। तो आइए एक एक क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया जाए और इनका जीडीपी में क्या रोल है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, चले। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए आइए एक एक करके देखा जाए और इनका जीडीपी में क्या रोल है। प्राथमिक क्षेत्र। सर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? या प्राथमिक क्षेत्र सर कहता कहा किसे जाता है? एक लाइन में क्या परिभाषित कर सकते हैं आप? प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? हाँ कर सकता हूं। क्या कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक संसाधनों के, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से जो उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो उत्पादन किया जाता है, जो उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र। अब जैसे सर अगर पूछ लिया जाए, जैसे जैसे सर, तो आप सुने होंगे कृषि। कृषि किस में आएगा? सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र में मेरे भाई किस में आएगा? कृषि है, खेती बाड़ी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वन उद्योग है, खनन है, उत्खनन है, साग है, सब्जी है, फल है, फुलवारी है, रेशम के कीड़े हैं, लाख हैं। ये सब के सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र के। तो अगर छांटने के लिए आता है तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कृषि, क्या आता है? खेती बाड़ी। सर खेती बाड़ी और कृषि तो एक ही चीज है, लिखो मेरे भाई। कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, क्या? मत्स्य पालन मेरे भाई, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन।
मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग, वन उद्योग इंडस्ट्री नहीं, वन उद्योग जंगल, वन उद्योग और खनन, क्या खनन, उत्खनन, उत्खनन, साग सब्जी, साग सब्जी एक ही साथ लिख सकते हैं, क्षमा चाहता हूं, साग सब्जी, साग सब्जी, फल, फुलवारी, फुलवारी, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े। ए बच्चों, इसी के सामने ब्रैकेटवा में हम लाख लिख रहे हैं। एग्जामिनर कभी कभी लाख लिख करके भ्रमित करता है विद्यार्थी को। ठीक है, तो लाख बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या चीज है लाख। ठीक है, जहां पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, लाख। जो गांवों में देखा होगा शहतूत का पौधा होता है ना बच्चों, उसी को कहा जाता है। तो कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग, खनन, उत्खनन, साग सब्जी, फल फलवारी, रेशम के कीड़े, लाख, ये किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र तुरंत समझ लेते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र सर किसको कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र सर किसको कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से, क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे, कच्चे माल या मटेरियल, कच्चे माल के सहयोग से, कच्चे माल के सहयोग से जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल के सहयोग से जो उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र मेरे, ओ सॉरी, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र। सर जैसे उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं सर, जैसे, जैसे आप लोग बच्चों ये बताओ कि गेहूं कहां से, किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र से। और लेकिन गेहूं से जब हम कोई भी नई वस्तु और तैयार करेंगे, तो बनी चीज तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मशीन की व्यवस्था करना होगा कि नहीं करना होगा। अरे भाई मैदा चाहिए, बिस्किट कंपनी मान लो बनाना है, तो गेहूं से मैदा और मैदे से क्या है, बिस्किट। तो बिस्किट के लिए फैक्ट्री होगी कि नहीं होगी, इंडस्ट्री होगी कि नहीं। तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी कि नहीं गेहूं की। भैया गुड़ शक्कर चीनी बनाना है तो उसके लिए ईख की खेती की जाएगी कि नहीं की जाएगी। कपड़ा, कपड़ा के लिए सूत की खेती होगी कि नहीं, कच्चा सूत। तो कच्चा सूत कहां से प्राप्त होगा, प्राथमिक क्षेत्र से। उसके लिए जब तैयार किया जाएगा शर्ट, तो इसके लिए द्वितीयक क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, इंडस्ट्री होगी कि नहीं। तो इसीलिए उदाहरण, उदाहरण मेरे भाई, उदाहरण, उदाहरण में जैसे सर इंडस्ट्री, क्या बन, ओ सॉरी, इंडस्ट्री में लिखे, इसमें क्या होगा, गैस, बिजली, पानी। यहां पर लिखिए निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण, गैस, बिजली, पानी, गैस, गैस, बिजली, पानी, गैस, बिजली, पानी या जल आपूर्ति से संबंधित उद्योग, जल आपूर्ति से संबंधित उद्योग, ये लिख सकते हैं बिजली, जल आपूर्ति से संबंधित उद्योग, आपूर्ति से
संबंधित उद्योग, ये आपके किस क्षेत्र में आएंगे? किस क्षेत्र में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। आपसे पूछा जाए निर्माण क्या होता है? अरे भाई कच्चे सूत से हम शर्ट बनाएंगे तो क्या होगा? निर्माण होगा कि नहीं? और निर्माण के बाद अगर मान लो फट गया तो फिर कच्चे सूत का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? और तागे का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? तो फिर से जो बनाया गया वही पुनः विनिर्माण। क्या होगा? विनिर्माण। जैसे हम अगर कहें कि एक मैन्युफैक्चर होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, तो शर्ट का निर्माण हुआ है और फट जाए फिर से लाया, विनिर्माण हो गया। सड़क का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है, लेकिन मकानवा जो बना है मेरे भाई, सरिया, सीमेंट, ईंट, बालू, पत्थर, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्शन है। तो जब इन्हीं सभी सहयोग से जब तैयार किया जाएगा तो क्या होगा? एक वस्तु तैयार होगी या घर तैयार होगा तो उसको कहा जाएगा निर्माण। ठीक है। और उनके जो मटेरियल थे वो विनिर्माण। निर्माण, विनिर्माण, गैस, बिजली, जल आपूर्ति से संबंधित उद्योग किसमें आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। अब आपका आ गया तृतीयक क्षेत्र मेरे भाई। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है जरा उसको भी देख ले। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में देखें जैसे किसको कहा जाए तो यहां पर पहले हम डिफाइन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने वाले, सहयोग प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो सॉरी, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है मेरे भाई। तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कैसे सर? आप ये बताओ। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के लिए सहयोग प्रदान करता है, उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें आपको ने सेवा जाना है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को क्या सहयोग प्रदान करेगा? तृतीयक क्षेत्र। जैसे मेरे भाई अगर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है तो कृषि करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं। पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा कि नहीं? तो बैंक क्या है? सेवा प्रदान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? तो बैंक सेवा प्रदान कर रहा है, एक तरफ पैसा भी दे रहा है। ठीक है, आप ही का पैसा, लेकिन पैसा दे तो रहा है ना। तो क्या है? सेवा दे रहा है। सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरा, अगर उस सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे तो उसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सेवा है। अगर उस सामान का आप रिस्क ले रहे हैं, फसल का बीमा करा रहे हैं, तो क्या बीमा क्या है? सर्विस है। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार भी क्या है? सर्विस है। ठीक है। आप उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, संचार, वो भी क्या है? सर्विस है। तो यहां पर कह सकते हैं कि उदाहरण सर क्या होगा? उदाहरण क्या दे रहे हैं आप? हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं मेरे भाई। बैंक, बैंक, रेल, डाक, संचार, परिवहन, व्यापार, होटल, मोटल। होटल, विद्यार्थी बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं। मोटल क्या होता है सर? अरे होता है भाई, ये भी होता है। ऑप्शन में आएगा तो निकालिएगा मत, ये भी सेवा में आता है। होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट और सलाह और परामर्श संबंधी सुविधाएं। परामर्श संबंधी, परामर्श संबंधी, परामर्श में कौन होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, प्रशासन, सेना, न्याय। इस सब के कब किसमें आते हैं? आपके तृतीयक क्षेत्र में। किसमें आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। तो आपने ये बात समझा कि अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के
प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से जो उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या क्या आता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल के सहयोग से जो उत्पादन किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और उदाहरण में आपके सामने हमने लिख दिया है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है सर? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्रात कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र का में क्या क्या आता है वो आपके सामने हमने लिख दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब बात महत्वपूर्ण यह है कि जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है इनका जीडीपी में योगदान क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात। जीडीपी में योगदान किसमें? अच्छा, विद्यार्थी को यह नहीं पता है कि जीडीपी क्या होता है। आप जीडीपी लिख दिया सर यहां पर। अरे मेरे भाई, इतना तो पता है ना कि एक देश के सभी व्यक्तियों की जो टोटल इनकम होती है वही क्या होता है? जीडीपी। लेकिन किताबों में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। किताबों में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा एक निश्चित वित्त वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग, मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। या ऐसे लिखा रहेगा एक निश्चित वित्त वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर उसके निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। थोड़ा सा लोड कम ले सकते हो, इसलिए अभी बस इतना समझो मेरे भाई कि एक देश के सभी व्यक्तियों को जो टोटल इनकम होती है उसी क्या कहा जाता है? औसत आय, जीडीपी कहा जाता है। तो इस जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का योगदान अब आज एक चीज ध्यान दे लो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का, अब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी, प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान देखिए बच्चों घटता बढ़ता रहे हैं, सबसे कम है। कितना है? सबसे कम है। तो यहां पर लिख सकते हैं, पहले तो लिखें सबसे कम। सबसे कम यानी द्वितीय तृतीय क्षेत्र से कम मेरे भाई। कितना है? सबसे कम। सबसे कम का मतलब क्या है? सबसे कम का मतलब क्या है? सबसे कम का मतलब है कि लगभग 17%। और यही कोरोना में आपका 18% था। कितना था? 18%। 18 से ऊपर भी बढ़ गया था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। लेकिन इस समय वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 17%। वर्तमान में 17%। आखिर आप बताओ, आज देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज देश की टोटल जनसंख्या का लगभग 64%, 65% भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और इसका प्राथमिक क्षेत्र में योगदान सबसे क्या है? कम है। ये क्या है? देश के लिए दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? देश के लिए दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा जिस लोग रोजगार संलग्न हैं, अगर ये पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र से कितने लोगों को रोजगार मिला है, प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार में संलग्न कितने लोग हैं, रोजगार में कितने लोग संलग्न हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, तो ध्यान रखिएगा 64% लोग, 64% लोग प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार संलग्न हैं मेरे भाई। और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान,
द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान करीब 30% है। अभी 31% था, फिर 32 पर हुआ, अब क्या हो गया है 30% है। कितना योगदान है जीडीपी, द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कितना है 30% है। और तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान, तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान सबसे अधिक है 53%। और आपको मैं बताऊं आश्चर्य की बात कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय जो योगदान तृतीयक क्षेत्र का है वो स्थान प्राथमिक क्षेत्र का था। तो यहां से भी प्रश्न क्या कि अगर परीक्षा में पूछ लिया कि आजादी के बाद या स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बढ़ा है कि घटा है कि स्थिर रहा है या कुछ और रहा है, तो आप लिखेंगे घटा है। जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है, लगातार बढ़ा है। कथन सत्य है, गलत, असत्य है, क्या है, आप डिसाइड कर लोगे कि सत्य है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। तो ये बात भी, ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अगर सबसे कम योगदान पूछा जाए कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का। उसके बाद सबसे अधिक योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। कितना योगदान है 53%। अभी कुछ दिन पहले 18% था मेरे भाई, अब फिर 17 हो गया, उसके पहले 14 था। ठीक है, तो ये घटता बढ़ता है, लेकिन इतना तो जरूर आना चाहिए कि किसका सबसे कम है और किसका सबसे अधिक है मेरे भाई। अब उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आप लोगों ने जान लिया। थोड़ा सा 5 मिनट का चर्चा मैं और कर लूंगा, लेकिन बच्चों हमारा टाइम ओवर हो चुका है, क्लास लगा हुआ है जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं 2 मिनट में। कि अगर आपसे पूछता है कि चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है सर, तो चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था का चौथा क्षेत्र में क्या आता है, तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है, तो आप ये लिख देंगे शोध संबंधी संस्थाएं, शोध संबंधी संस्थाएं, शोध संबंधी संस्थाएं या वैज्ञानिक वगैरह या प्रोफेसर वगैरह, ये किस क्षेत्र में आते हैं, तृतीय चतुर्थक क्षेत्र में। और पंचम क्षेत्र में क्या आता है, पंचम क्षेत्र में आता है आपका, पंचम क्षेत्र में आपका आता है बच्चों नीति निर्माता लोग, सॉरी नीति निर्माता लोग। अच्छा, रोचक बात यह होती है, या प्रबंधक वगैरह जो कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, उनको भी चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। रोचक बात यह हो सकती है कि आखिर सब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्यों घटा है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्यों कम रहा है, या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक कैसे हो गया, ये रोचक प्रश्न हो सकता है। तो इसका जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ना, तो थोड़ा सा हम वहां पर चर्चा 5 मिनट का कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पर। थैंक यू सो मच।